नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं कक्षा 8 की भूगोल की सीरीज का पार्ट 2 लेकर। इसका एक पार्ट हमने कल की कक्षा में किया था और पार्ट 2 का बी पार्ट हम आज की कक्षा में करेंगे। इस पार्ट का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने भूमि और मृदा संसाधन के विषय में पढ़ लिया था। आज हम प्राकृतिक वनस्पति के विषय में पढ़ेंगे और वन्य जीव संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ प्रतिदिन की भांति कि इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहाँ से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल। बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपको हमारी सभी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। आइए अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति से। हमने कल जल की समस्याएं, जल को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है, सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के विषय में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। अर्थात हमने आपको बताया था कि जीवन स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों में मिलता है। तो इसलिए इनको तीनों के कॉम्बिनेशन को, अर्थात या तीनों के जो मिश्रण होता है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों से मिलकर क्या बनता है? जैवमंडल बनता है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। और प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं? जीवित चीज़ है, सजीव है। और वन्य जीवन भी सजीव होता है, वन्य जीव भी तो सजीव होते हैं। तो सजीव जीव कहाँ पर मिलेंगे? हमें जैवमंडल में मिलेंगे। और जैवमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर के जैवमंडल बनता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अर्थात क्योंकि जैवमंडल में सभी प्रकार की जातियां रहती हैं, सभी प्रकार की सजीव जातियां जैवमंडल के अंदर रहती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं? एक दूसरे पर जीवन के लिए, ठीक है, जीने हेतु एक दूसरे पर निर्भर होती है। जिस प्रकार मनुष्य पेड़ पौधों पर और जीव जंतु के मांस पर खाने के लिए आश्रित है, जीवन के लिए वायु पर आश्रित है, पानी पर आश्रित है, एक दूसरे पर हम आश्रित रहते हैं। तो जीव का जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना या आश्रित होना एक तंत्र का निर्माण कर देता है। एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एक तंत्र की भांति निर्माण हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको पारितंत्र कहते हैं। वन्य और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, ये सभी को पता है। पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? तो पौधे हमें इमारती लकड़ी, ठीक है, प्राणियों को आश्रय देते हैं। पौधों पे जो है जीव जंतु रहते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, जिससे हम सांस ले सकते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। तो जब हम फसलें उगाते हैं तो क्या करते हैं? ये फसलों के लिए जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं वो अपनी जड़ों से मृदा को बांधे रखते हैं और मृदा अपरदन नहीं होने देते हैं। तो ये क्या करते हैं? मृदा की सुरक्षा करते हैं ताकि हम फसलें उगा सकें। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि रक्षक मेखलाएँ क्या होती हैं? कि जब वृक्षों को पंक्तिबद्ध करके तटीय क्षेत्रों में पंक्तिबद्ध उगा दिया जाता है, इससे जो हवा तेज गति से आती है वो क्या होता है कि जो वृक्षों की जो श्रेणी होती है उससे टकरा करके उसकी गति मंद हो जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो वृक्ष क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? रक्षक मेखला के रूप में भी कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायता करते हैं जो वन होते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, तो हमें पेड़ से और क्या क्या मिलता है? तो फल मिलते हैं, लेटेक्स मिलता है, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़। कागज़ भी किससे बनते हैं? पौधे से ही बनते हैं, चीड़, ठीक है ना, चीड़ आदि के वृक्षों से, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक, क्योंकि कागज़ जो है हमारे अध्ययन के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है। अनेक ऐसी वस्तुएं जिसमें लकड़ी का, पेड़ों का
योगदान होता है वो सभी कहाँ से मिलती है? हमें वनस्पति से मिलती है। ठीक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं। क्लियर है? तो सबको पता ही है अब। तो पौधों के क्या होते हैं? असंख्य उपयोग होते हैं। अनेक प्रकार से हम पौधों को उपयोग करते हैं। अब वन्य जीवन क्या है? तो वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव। ठीक है। कौन कौन आते हैं? जितने भी प्रकार के जंतु होंगे सभी, सभी प्रकार के पक्षी, सभी प्रकार के कीट मकोड़े, ठीक है, सभी प्रकार के जलीय जीव, ये सभी क्या होते हैं? वन्य जीव होते हैं। उनमें हमें क्या मिलता है? वन्य जीवों से क्या क्या मिलता है? तो दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, खाल मिलेगी, ऊन मिलेगी। और जैसे कि मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद मिलता है मधुमक्खी से, जो कि फूलों के परागण, परागण का अर्थ होता है कि जब निषेचन होता है पौधों के अंदर, ये साइंस का टॉपिक है। तो अगर एक ही पौधे में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पौधे में अलग अलग होते हैं, तो क्या करते हैं? जो मधुमक्खी होती है वो पुंकेसर को ले जा करके और जिस पौधे में स्त्रीकेसर होता है वहाँ पर डाल देती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण की क्रिया होती है। इस प्रकार फिर निषेचन होता है। क्लियर बात है? तो ये हो गया आपका निषेचन की प्रक्रिया। पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? एक अपघटक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है। चिड़िया क्या करती है? कीटों पर निर्भर होती है और वो कीटों को खाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? कीटों की संख्या कम होती है, तो ये क्या हो गया? अपघटकों का कार्य भी करती है। गिद्ध जैसे जो जीव जंतु जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ये अपमार्जक का कार्य होगा, क्योंकि मृत जीव जंतु को खाना कौन खाते हैं? अपमार्जक खाते हैं। तो ये अपमार्जक का कार्य भी करता है। और हम गिद्ध को क्या कह सकते हैं? गिद्ध को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जा सकता है। आपको चार ऑप्शन दे दे और बोल दे कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक कौन है निम्न में से, तो उसमें से आपको गिद्ध ही लगाना है। आगे चर्चा करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। पारितंत्र के अंदर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर संतुलन तभी बना रहेगा जब उनकी संख्या में ना तो ज़्यादा कमी होगी ना ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर वो इसी प्रकार से बने रहेंगे तो उनकी संख्या में क्या बना रहेगा? संतुलन आपस में उनका बना रहेगा। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण एवं वन। तो अभी हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्या क्या होते हैं, उनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राकृतिक वनस्पति से या प्राकृतिक जो वन्य जीव है उनसे मिलती है। अब हम पढ़ेंगे उनका वितरण, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से प्रकार के वन होते हैं। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। हमने आपको बता दिया था कि जैसा तापमान वैसी वनस्पति, जैसी आर्द्रता वैसी वनस्पति। जिस प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपका पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और जी आपका शीत क्षेत्रों में, ठीक है, शीत अक्षांशों के अंदर टुंड्रा वन पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर तापमान और आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है, स्थलाकृति भिन्न भिन्न होती है, अनेक भौतिक कारकों का उन पर प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले भी बताया था कि तापमान और आर्द्रता का वनस्पति की वृद्धि पर क्या होता है? प्रभाव होता है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को चार भागों में रखा जाता है। तो जो पूरे विश्व की वनस्पति है उनको चार भागों में रखा जाता है। पहला प्रकार हो गया वन, दूसरा हो गया घास स्थल, तीसरा गुल्म और चौथा टुंड्रा। वन होते हैं जहाँ पर वृक्ष उगते हैं, घास स्थल जहाँ पर घास उगती है, गुल्म होते हैं कंटीली झाड़ियाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में जो होते हैं, और टुंड्रा होते हैं शीत प्रदेशों में उगने वाली वनस्पति। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक एक करके। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। तो जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे होते हैं? विशाल बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष होंगे वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ पर अधिक पानी की मात्रा होगी। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी कम हो जाती है, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो आर्द्रता ज़्यादा होगी। ठीक है। तो जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर जो वन होंगे वो पास पास पाए जाएंगे, वृक्ष सघन होंगे वन। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती चली जाएगी वैसे वैसे वनों की सघनता भी कम होती चली जाएगी, अर्थात वन जो है विरल, अर्थात दूर दूर होते चले जाएंगे। ठीक है।
सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष, जहाँ पर कम वर्षा हो। अधिक वर्षा में तो बड़े वृक्ष उग रहे हैं, जहाँ पर कम वर्षा होगी तो वहाँ छोटे वृक्ष मिलेंगे और घास मिलेगी। ऐसे क्या कहते हैं, जिससे विश्व में घास स्थलों का निर्माण होता है। तो ऐसे जहाँ पर छोटे वृक्ष मिलेंगे और घास मिलेगी उन्हें क्या कहते हैं, हम घास स्थल कहते हैं। और जहाँ पर बड़े वृक्ष मिलेंगे उन्हें हम वन कहते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुलमुख्त हैं। तो जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। और कंटीली झाड़ियाँ क्यों उगती है, कंटीली झाड़ियाँ इसलिए उगती है ताकि वाष्पीकरण कम हो पेड़ों के अंदर से, ठीक है, और गुलमुक्त हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पेड़ों पौधों की जड़ें गहरी होती है। तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पौधे की जड़ें जो होती हैं ज़मीन की गहराई तक ज़्यादा जाती हैं पानी के लिए, ठीक है। एक आपको ये है, मैं एक ये वृक्ष है, ये है मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर पानी, इस सतह पे पानी है तो इसकी जड़ें जो है यहाँ से प्राप्त कर लेंगी। एक है रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन इसका पानी है इतने नीचे, तो क्या करेगा, जो ये वृक्ष है इसकी जड़ें जो होंगी वो पानी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, क्योंकि उसको ऊपर पानी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात कहने की ये है कि जहाँ पर पानी की कमी होगी, जहाँ पर कम वर्षा होगी, तो वहाँ पर कैसी झाड़ियाँ उगती हैं, कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं और गुलमुख्त हैं। और जो उन झाड़ियों की जो, या उन वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई तक जाती हैं, किस चीज़ के लिए, पानी के लिए, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन से होने देर तक की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। ये हमने आपको बताया था कि कांटे क्यों होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन जो हो, वाष्पन की क्रिया होती है वो कम से कम हो। और अगर पत्तियां पर कांटे नहीं पाए जाएंगे तो वो चिकनी सतह होगी, ताकि वाष्पन कम हो, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथे प्रकार की। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मोस और लाइकेन सम्मिलित हैं। तो जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जहाँ पर शीत ऋतु होती है, बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति प्रमुख है, तो मोस और लाइकेन प्रमुख है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित और पर्णपाती वन कहा जाता है, ठीक है। दो तरह के वन होते हैं, पत्तियां गिराने के आधार पर भी दो तरह से में बांटे जाते हैं, एक तो सदाहरित वन और एक पर्णपाती वन। अब देख लेते हैं सदाहरित वन। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वृक्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। एक वन है, ठीक है, वहाँ पर उस वन में जितने प्रकार के वृक्ष होंगे वो कभी भी एक ही समय पर अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे। सब वृक्ष अलग अलग समय पर पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को अलग अलग समय पर गिरा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो वन हमेशा हरे भरे दिखते रहते हैं, इसलिए इसको सदाहरित वन कहा जाता है। पर्णपाती वन ऐसे वन जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ पर शुष्क ऋतु भी आती है एक टाइम में, ठीक है। तो क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वाष्पन की क्रिया ना हो इसलिए वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, पानी को संचित रखने के लिए। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पर्णपाती, अर्थात पर्ण का अर्थात पत्तियां और पाती का अर्थात गिरना, तो पत्तियों को गिराना ही होता है। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। तो अक्षांशों के आधार पर जैसे मैंने बांटा था कि सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर शीत कटिबंधीय वन, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे फसलों को उगाने के लिए क्षेत्रफल भी हमें, या एरिया या क्षेत्र हमें ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं, वनों को, जो वनों के अंदर वृक्ष हैं उनको काट दिया जा रहा है और वहाँ पर खेती की जा रही है। विश्व भर में वनों का आवरण तेज़ी से समाप्त हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वैसे वैसे वनों का जो आवरण है वो भी घटता जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि वनों से हमें अनेक प्रकार की ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं, और अगर ये ही संसाधन खत्म हो जाएगा तो वो ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो इसलिए इस संसाधन को बरकरार रखना, बनाए रखना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हाँ, तो हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। पौधों और जंतुओं की बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने की कगार पर है।
अनेक पौधों की जातियाँ या अनेक वन्य जीवों की जातियाँ इस प्रकार की हैं, या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, बहुत कम रह रही हैं। ठीक है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। अर्थात हमने बताया आपको कि अनेक पौधे की और जीवों की प्रजातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। और ये लुप्त किस कारण से हो रही हैं? वनोन्मूलन अर्थात वनों का काटना, मृदा अपरदन अर्थात मृदा का अपरदन, निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, है ना, हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, घर बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक वनस्पतियों को काट करके, ठीक है, जिससे कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ खत्म हो रही है, उन पर रहने वाले वन्य जीवों को जो जीवन है उसको भी खतरा हो जाता है। दावानल होता है कि अचानक से जो वनों के अंदर आग लग जाती है, उसको दावानल बोला जाता है। भूस्खलन यानी भूमि का टुकड़ा कोई खिसक करके गिर जाता है या खिसक करके कहीं से बाहर से आ जाता है, उसको हम भूस्खलन कहते हैं, है ना। भूमि के टुकड़े को खिसकना ही तो भूस्खलन कहलाता है। तो ये अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पतियाँ, इनकी जो लुप्त होने की प्रक्रिया है उसको बढ़ रही है। आ, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। तो आज के वर्तमान समय में क्या है कि वर्तमान समय में धीरे 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 करके शिकार की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी है। कुछ खास प्रजातियों का ही शिकार करते हैं, जैसे कि एक सींग वाले गैंडे का उसके सींग के लिए, हाथी के उसके दांत के लिए, बाघ का उसका खाल के लिए शिकार किया जाता है। और इन प्रकार के जीवों का शिकार करने के कारण ही इनकी जो संख्या है उसमें धीरे धीरे कमी आती चली जा रही है। और इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि एक तो शिकार पर रोक लगानी चाहिए। तो देखो, पशु खाल शिकार क्यों किया जाता है? पशु खाल के लिए किया जाता है, चमड़े के लिए, उनके नाखूनों के लिए, उनके दांतों के लिए और उनके पंखों के लिए। मोर को किस लिए मारा जाता है? उसके पंख के लिए मारा जाता है। और सींगों के लिए, हमने बताया ना, गैंडे को किस लिए मारा जाता है? उसके सींग के लिए। कि एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, इन सब वस्तुओं को जो भी हमें जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे कि खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, सींग, पंख, वो क्या करते हैं? उसका या तो इकट्ठा कर लेते हैं या उसको व्यापार करते हैं, और इसी कारण उनका शिकार करते हैं। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतुरमुर्ग, मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इन जंतुओं का अगर हमें संरक्षण करना हो तो हमें कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन ये पेडागोजी का भी बन सकता है आपका, ठीक है ना। ज्योग्राफी में या एसएसटी में जो पेडागोजी आती है उसमें बन सकता है कि आप किस प्रकार से जंतुओं का संरक्षण करेंगे, किस प्रकार से वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। तो वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा? उनकी जागरूकता को बढ़ा करके, ठीक है। बच्चों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं कि इनको मारने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपका फिर क्या हो जाएगा? इस शिकार पर रोक लगाई जा सकती है। उनको अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स दिखाई जाएं, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स दिखाई जाएं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल नीचे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रहने के लिए बनाए जाते हैं। हमने बताया था आपको शायद पिछली कक्षा में भी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, छठी कक्षा के अंदर हमने आपको ये सब बताया था कि ये रिजर्व सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर विशेष प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए वनों को और उन प्रजातियों के जीवों को उसमें रखा जाता है। वहाँ पर मानव की आवाजाही बंद होती है, शिकार पर बिल्कुल पाबंदी होती है। मानव प्रशासन की अनुमति के बिना वहाँ से कुछ इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान, आजकल राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, जैवमंडल नीचे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीव हैं उनको सुरक्षित किया जा रहा है। संतरी घाटियों, झीलों, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं वो बचाई जाती हैं, झीलें हैं वो बचाई जा रही हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनका भी संरक्षण किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये संरक्षण बचे रहेंगे तो जो इनमें जीव रहते हैं वो भी संरक्षित होंगे। तो इनका जो संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा
आवश्यक है। तो हमें क्या कार्य करना चाहिए? प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव का प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, एक तो हमें शिकार नहीं करना चाहिए, शिकार के लिए और प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाने के लिए जागरूक करना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें? जैसे सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम हमें करने चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। तो बच्चों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि आप चिड़ियाघर देख के आएँ, प्राकृतिक कैंप देख के आएँ, ताकि उन्हें ये पता चले कि ये इस प्रकार के जीव जो हैं, इस प्रकार का उनका आवेश होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों का विभिन्न प्रकार का आवेश होता है, किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि उनकी उन जीवों के प्रति सहानुभूति बन जाए। ठीक है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। अनेक देशों ने ऐसे सख्त कानून बना दिए हैं कि वहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अगर भारत के अंदर इन जीवों को मारा जाता है, शेर को, चीते को, बाघ को, हिरण को, सारंग को या मोर को, तो सख्त कानून के प्रावधान के अंतर्गत उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES क्या है? तो द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके विषय में हम जब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे उसके बाद में सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि क्या है ये। अभी सिर्फ बात कर लेते हैं कि क्या किया कि CITES की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो इसकी स्थापना प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। ठीक है, ये क्या थी? एक ये संस्था थी CITES। इसने अनेक जीवों की, पक्षियों की या प्राणियों की एक सूची बनाई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। उसने ऐसी सूची बनाई जो लुप्त होने वाले हैं जीव हैं, और फिर उन जीवों की सूची को सभी देशों में भेज दिया गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इन जीवों का या इन प्राणियों का शिकार आज के बाद नहीं होगा। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये तो हमारा निजी कर्तव्य है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति बची रहेंगी तो जो जीव जंतु हैं उनको भी आश्रय मिलता रहेगा, और जो प्राकृतिक वनस्पति से और जो वन्य जीव है उसे हमें जो भी हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जो हमने पढ़ा था ऊपर, वो हमारी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएंगी। और अगर ये समाप्त हो जाएंगी तो उन आवश्यकताओं का क्या होगा? इसलिए तो हमारा निजी कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इनका संरक्षण करें। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो देख लेते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। जो विश्व की 90% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? 30% पर रहती है। 70% भूमि विरल है। जो 100% स्थल हमने मान लिया, ठीक है, वैसे तो पूरी जो पृथ्वी पर 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर स्थल है। और उस 30% का भी जो 30% है, उस 30% का जो 30% है वहाँ पर जनसंख्या मिलेगी। बाकी 70% या तो खाली होगा या फिर बहुत ही कम संख्या में वहाँ पर मनुष्य देखने को आपको, या वन्य जीव, प्राणी या जीवन जो होगा वहाँ पर वो आपको मिलेगा। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा देख लो आप, 1 सेंटीमीटर कितनी सी होती है। अब 1 सेंटीमीटर का मृदा को बनने में ही कितने वर्ष? सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। 1975 में एक रिकॉर्ड ये सूचना दी गई है कि 1975 में एक व्यक्ति की कितनी थी? 3875 घन किलोमीटर वर्ष थी। और जो 2000 में बढ़कर कितनी हो गई? 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। ठीक है। एक टपक नल एक वर्ष में 12,000 लीटर जल व्यय करता है। जो नल टपक रहा है, जो टंकी टपकती है, आपने देखा होगा नल टपकता रहता है बूंद उसमें, तो एक एक बूंद करके अगर वर्ष भर में उसको इकट्ठा किया जाए तो 12,000 लीटर के आसपास जल आपका इकट्ठा हो जाएगा। जल बाजार क्या होता है? तो ऐसा बाजार जहाँ पर जल का व्यापार होता है। सौराष्ट्र प्रदेश ने 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली, सौराष्ट्र के अंदर एक अमरेली गांव है जिसकी जनसंख्या है 1.25 लाख, 1.25 लाख जनसंख्या है वहाँ की। और वो क्या करते हैं? अमरेली शहर के पास तालुकाओं से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ठीक है, वो क्या है?
कि वो पानी अपने पास के तालुका से खरीदता है। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके, जो वर्षा का जल आता है उसको हम अपनी छत पर से एकत्रित करके जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना। उस जल को, जो एक वर्षा का जल होता है, उसको इकट्ठा करना और उसको अनेक उपयोगों में, अनेक कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा में का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अगर 2 घंटे तक लगातार वर्षा होती है तो कम से कम 8,000 लीटर जल इकट्ठा हो सकता है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था। भारत के अंदर जो पशु थे उनका उपचार किया जाता था और ये दवाइयाँ दी जाती थी, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। इनसे क्या होता है? पीड़ानाशी अर्थात जो दर्द होता है उसको कम हो जाता है। उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो क्या हो रहा था, जब ये दवाई दे रहे थे उनका दर्द तो कम हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, जो गिद्ध की किडनी थी वो खराब हो जा रही थी। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थात गिद्ध क्या होता है? मृत जीव जंतुओं को खाता है और जो मृत पशु थे उनका पीड़ा कम करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती थी, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। और जब गिद्ध उनको खाता था, वो जो दवाई के जो तत्व थे, जो दवाई का सत्व है, वो गिद्ध के अंदर आ जाता था, जिससे गिद्ध की किडनी खराब हो जाती थी और उससे गिद्ध की भी मृत्यु हो जा रही थी। इस कारण से इन दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिद्ध की मृत्यु किस कारण से होनी स्टार्ट हुई थी। तो 3 दवाइयाँ थी, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। ठीक है। तो इन दवाइयों पर रोक लगा दी गई थी ताकि गिद्ध की जो प्रजाति है वो लुप्त ना हो। ठीक है। तो अब क्या किया जा रहा है कि आरक्षित क्षेत्रों में गिद्ध का प्रजनन किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वर्तमान और भविष्य पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। जो पारितंत्र है, हमने बताया था कि एक जीव दूसरे जीव पर क्या करता है? निर्भर है अपने जीवन के लिए, और इस प्रकार से एक तंत्र का निर्माण होता है। तो अनेक जीव अनेक जीवों पर निर्भर हैं। तो ये क्या करते हैं? ये आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ऐसे पारितंत्रों का निर्माण कर दिया जाता है या पारिस्थितिकी एकता की रक्षा की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैवमंडल क्षेत्र, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिस संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो ये क्या है? एक वैश्विक नेटवर्क है। क्या है? एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें क्या किया जाता है? जीवों को संरक्षित किया जाता है और उनका विकास किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये क्या है? सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। CITES क्या है? एक समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है। जब हम पौधों का व्यापार कर रहे हैं, जीवों का व्यापार अन्य देशों के साथ कर रहे हैं, तो उनकी प्रजाति को तो कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। इसके द्वारा क्या की गई हैं? कितनी जातियों की लिस्ट बनाई गई थी? तो 5,000 तो पशुओं की और पौधों की 28,000 जातियों की लिस्ट बनाई गई थी और उन पर रोक लगा दी गई थी। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो, ये कुछ उदाहरण हैं जो इस लिस्ट में नाम थे। अब बात करते हैं दावानल क्या है। तो दावानल अग्नि को बोला जाता है, तो वनों के अंदर जो लगती है। ठीक है। दावानल प्राणी जगत और वनस्पति जगत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होती है। तो दावानल क्यों आती है? तड़ित झंझा एक कारण, प्राकृतिक अग्नि का लगना, जो आसमान में हमने बिजली कड़कती देखी है उसके कारण वनों में आग लगना, उसको तड़ित झंझा बोला जाता है। ठीक है ना। लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण आग लगना। कई बार जैसे घास फूस पड़ी रहती है और उसमें अगर जरा सी भी आपको ऊष्मा या तेज गर्मी हो जाती है तो उसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके कारण स्थानीय लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा उद्देश्य से अग्नि लगाना। तो कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पागल की श्रेणी में रख सकते हैं। वो क्या करते हैं? वनों में जानबूझ करके आग लगा देते हैं। तो वनों में आग किस प्रकार से लगती है? 3 कारण है उसके।
एक तो जो आसमान में बिजली कड़कती है या तड़ी झंझा होती है उसके कारण, दूसरा की लापरवाही के कारण, तीसरा जानबूझकर, मनुष्य जानबूझकर करता है। इसको नियंत्रण के उपाय क्या है? तो नियंत्रण के उपाय ये हैं कि शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना। लोगों को ये शिक्षा दी जाए कि अग्नि को किस प्रकार से रोका जा सकता है। परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी और संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। ऐसे संचार जाल स्थापित किए जाए ताकि आपको अगर कहीं अग्नि लग रही है तो उसका तुरंत पता लग जाए और उस पर फिर उस अग्नि को बुझा दिया जाए। ठीक है, यह आपका पाठ था, पाठ नंबर 2, कक्षा 8 का। ये हमने 2 पार्ट में कवर किया था। आधा पार्ट हमने कल की कक्षा में किया था जिसमें हमने भूमि संसाधन और जल संसाधन के विषय में, वो मृदा संसाधन के विषय में और जल संसाधन के विषय में बात की थी। आधा पार्ट हमने आज किया है जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बात की है। ये आज आपका पार्ट खत्म हो गया है। कल हम इसका पार्ट कक्षा 8 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक जरूर करें वीडियो को। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपको हमारी सभी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे।